अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में बेसिक ओवरव्यू ऑफ ऊप को जावा में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा जो आज की डिस्कशन का हमारा मौजू बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेसिकली ऊप होती क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। फिर आता है सेकेंड पॉइंट हमारा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों, मतलब कि कौन से ऐसे बेसिकली पुराने पैराडिज्म के अंदर ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से हमें ऊप के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। थर्ड पॉइंट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस, फिर पॉइंट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद पॉइंट आ जाते हैं कोडिंग एग्जांपल, जिसके अंदर बेसिकली हमने जो भी सीखा होगा उसको हम एक प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को मज़ीद डिटेल में लेके जाएं, लेट्स रोल द इंट्रो। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो सर, हम बेसिकली अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ऊप होती क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। जैसे कि आप, मतलब कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आपको पहले आपने सी लैंग्वेज के ऊपर काम किया होगा, जिसके अंदर आपका मेनली जो फोकस रहा है वो फंक्शन और लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर है। तो वो जो बेसिकली था वो भी एक प्रोग्रामिंग मॉडल था, जिसके अंदर आप एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करते थे, और उसके अंदर जो प्रॉपर पैटर्न था वो था लॉजिक बिल्डिंग और फंक्शन वगैरह था। इसी तरीके से ऊप भी एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि आपको एक डिज़ाइन देता है, जो डिफाइन करता है कि आपने इस पैटर्न के ऊपर काम करना है। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि आपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊप का बहुत ही बेसिक और बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वो एक ख़ास बात है कि ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसकी दुनिया में हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने की ताकत रखते हैं। तो मेन जो इसके अंदर ऊप की जब हम बात करते हैं तो ऊप के अंदर डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जब हम बेसिकली प्रोसीजर पैराडिज्म की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो अहमियत का जो हामिल पॉइंट होता है वो उसका लॉजिक बिल्डिंग होता है, वो उसका फंक्शन होता है। लेकिन जब हम ऊप की बात करते हैं तो उसके अंदर डाटा जो होता है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, और इसकी वजह भी सिंपल सी है कि ऊप का जो बेसिक मकसद है वो रिप्रेजेंट करना होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी को। तो जब हम रियल वर्ल्ड एंटिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर ह्यूमंस आ जाते हैं, उसके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, या कोई भी जब हम उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉय एक क्लास है जिसका कोई एक नाम होगा, जिसकी कोई एड्रेस होगा, जिसका कोई अकाउंट डिटेल्स होगी, या और भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। अब ये डाटा सेंसिटिव है, हम नहीं चाहेंगे कि ये आउटसाइड द वर्ल्ड बेसिकली इस डाटा के बारे में उनको पता चले। तो ऊप जो है उसका जो मेन मौजू होता है वो बेसिकली ये डाटा होता है, और डाटा होने की वजह ही ये है कि उसने रिप्रेजेंट करना होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी को। तो आगे मज़ीद देखते हैं कि ऊप जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है कि ऊप का इस्तेमाल क्यों, मतलब कि देखिए सर, असल में पॉइंट पता है क्या? पॉइंट ये है कि आपने जब भी कोई आपके पास नई टेक्नोलॉजी आती है या कुछ नई टर्म्स आती है तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता तो चल जाता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब कि हर कोई आपको इस्तेमाल करना सिखा देता है, लेकिन कौन सी ऐसी रीजंस थी, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से हमने अपना पैराडिज्म शिफ्ट किया है, इनका पता होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो कि प्रोसीजर पैराडिज्म थे, जो कि ऊप ने हमें उसके अंदर फ़ायदा पहुंचाया, तो इनका भी हमें इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत मदद करते हैं। तो पहला इसके अंदर पॉइंट ये है कि ऊप जो है वो हमें इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करती है। जैसा कि हमने पीछे देखे कि उसने रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, तो डाटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसके अंदर इनकैप्सुलेशन जो है वो बहुत ही अहम होती है, और इनकैप्सुलेशन जो है वो हम एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू अचीव करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होती है, इनको हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब उसका टाइम आएगा। तो एक्सेस मॉडिफायर जो है वो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने में हेल्प करते हैं, जो कि आपको प्रोसीजर पैराडिज्म में नहीं नजर आते। सेकंड पॉइंट ये आता है कि ऊप के अंदर डाटा को मैनेज करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। जब हम बेसिकली प्रोसीजर पैराडिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे डाटा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता था। अब कैसे बेसिकली ऊप के अंदर आसान होता है? ऊप के अंदर एक जो ग्रुप है उसके अंदर जो उससे रेलिवेंट डाटा होगा वो एक साइड पर होगा। ये जो ग्रुप है ये एक क्लास है,
जो दूसरे ग्रुप का डाटा होगा वो दूसरे साइड पर होगा। अगर हम बेसिकली क्लास की बात करते हैं, एक ह्यूमन की क्लास है, तो ह्यूमन से रेलिवेंट जितनी भी बातें होंगी वो सारी ह्यूमन की क्लास में होगी। और एक क्लास एनिमल है, तो एनिमल से जो रेलिवेंट डाटा होगा वो सारा का सारा एनिमल में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आपके डाटा एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ रहा है। तो ये एक सेकेंड बेनिफिट है ऊप का, जो कि आपको प्रोसीजर पैराडिज्म में नज़र नहीं आता। थर्ड पॉइंट आ जाए लोड ऑन योर मेमोरी। अब असल में जब हम बात करते हैं प्रोसीजर या स्ट्रक्चर पैराडिज्म के अंदर, जब हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते थे तो उसके अंदर मेन जो मसला होता था वो ये होता था कि जब आप अपनी एप्लीकेशन रन करते थे ना, तो वो कंपाइल टाइम पे सब कुछ लोड कर लेता था, जिसका नुकसान ये होता था कि आपकी मेमोरी बूस्ट कर जाती थी और आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती थी। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया में आते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो क्या करती है कि आपने जो कुछ भी जब भी आप अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसके बाद कंपाइल टाइम पे वो क्या कर रही होती है, टाइप सेफ्टी देख रही होती है, सिंटैक्स एरर वगैरह और इस तरह के छोटे मोटे काम करती है, लेकिन कभी भी मेमोरी के ऊपर बर्डन नहीं डालती। ऊप के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये होता है कि आपको जो कुछ जब ज़रूरत होती है, मतलब एक चीज़ की जब ज़रूरत होती है तब बेसिकली वो लोड होती है, यानी कि सब कुछ जो हो रहा होता है वो रन टाइम पे हो रहा होता है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ऊप कितनी अहमियत रखती है हमारी दुनिया में। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो अब डिस्कशन का जो थर्ड पॉइंट था वो क्लासेस थी। क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ही रेलिवेंट चीज़ है। सबसे पहले कि हम इनकी मज़ीद डिस्कशन में बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी आगे समझने में। आप अपने जहन में इस वक्त ये बात डालें कि क्लासेस जो है वो एक बिगर पिक्चर की तरह है और ऑब्जेक्ट उस पिक्चर का एक हिस्सा है। क्लास एक बड़ी चीज़ है, ऑब्जेक्ट उसमें से ड्राइव हुई है। बस इतना अभी आप इस बात को समझ ले, आगे हम इसको अभी मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये देखते हैं कि क्लासेस क्या है। तो क्लास बेसिकली क्या है, एक टेम्पलेट है जिसमें से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अभी आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अभी आप इसको क्लासेस को समझने की कोशिश करें। और क्लासेस बेसिकली क्या है, एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हर कोई यूज़ करता है। उसके अंदर एक ऐसा जेनेरिक मटेरियल होता है जो कि रीयूज हो सकता है, हर कोई अपने मुताबिक से यूज़ कर सकता है। अभी हम ऑब्जेक्ट्स की नहीं बात करें, अभी हम क्लासेस की बात करें। तो क्लासेस बेसिकली एक टेम्पलेट की तरह एक आपको ऐसा पैटर्न प्रोवाइड करती है जिसको आप अपने अपने मुताबिक से इस्तेमाल करते हो। एक बिगर पिक्चर है। अब क्लासेस के अंदर, क्लासेस के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लासेस के स्ट्रक्चर में बेसिकली एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, क्लासेस के स्ट्रक्चर के अंदर बिहेवियर आ जाते हैं, क्लासेस के स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिकली पॉइंट है वो एट्रीब्यूट है। जो एट्रीब्यूट होती है वो क्लास से निकलने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जो बिहेवियर होता है वो क्लास से निकलने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बिहेवियर को जो रिप्रेजेंट करेगा वो बेसिकली मेथड होता है। और फिर इसी तरीके से जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो असल में इन एट्रीब्यूट्स को कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी रखता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसको कभी भी हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो एक दफ़ा इस बात को दोबारा से रिविजिट करते हैं, और वो ये है कि क्लास के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो उससे निकलने वाले ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लास एक बिगर पिक्चर है, क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह है। स्टैटिस्टिकल टर्म्स के अंदर बात कीजिए तो क्लास एक पॉपुलेशन की तरह है और ऑब्जेक्ट उसका एक सैंपल है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ क्लास वाले सेक्शन को देखना है, तो आपको नज़र आ रहा है क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह है। क्लास एक ऐसी फॉर्म है जो कि एक बिगर पिक्चर है जिसमें से आप अपनी मर्जी की चीज़ एक्सट्रैक्ट करोगे। बस फ़र्क ये होगा कि उसके अंदर से जो भी चीज़ आप एक्सट्रैक्ट करोगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। कैरेक्टरिस्टिक इस एतबार से सेम होगी कि उनकी नेचर सेम होगी, लेकिन उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लास से बड़े रेलिवेंट चीज़ है। जब एक क्लास से हम मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने मुताबिक, उसके अंदर जब हम बेसिकली अपनी मर्जी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, जब उसमें से हम अपनी मर्जी के बिहेवियर निकालते हैं, बिहेवियर नहीं, अपनी मर्जी के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। इधर जो डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली इंस्टेंस ऑफ क्लास है। लेकिन अगर आसान लफ्ज़ों में से आप समझना चाहें तो आसान लफ्ज़ों के तौर पे मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि क्लास के अंदर से एक ऑब्जेक्ट आपने एक्सट्रैक्ट करके रख दिया। क्लास के अंदर बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ दी थी, ऑब्जेक्ट ने उन प्रॉपर्टीज़ को अपने मुताबिक फिलअप किया है और अपने पास अपनी एक
नई फॉर्म लेकर हमारे सामने आ गए। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली उसने एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी। जब एक ऑब्जेक्ट बनता है ना, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का एक हिस्सा होती है। तो जाहिरी बात है, रियल वर्ल्ड की एक एंटिटी की एक स्टेट होती है। जो स्टेट होती है वो उसके एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट होती है, जो कि क्लास में आपको एट्रीब्यूट नजर आ रहे होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट इसके अंदर बात आ जाती है कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है उसका कोई ना कोई बिहेवियर होता है, उसका कोई उठने का तरीका होता है, वो चलता है, वो सोता है, वो खाता है, वो पीता है। जो ये बिहेवियर होता है ना, वो बेसिकली क्लासेस के मेथड्स रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिस्टिकल टर्म्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने बात की कि क्लास एक पॉपुलेशन की तरह है, तो ऑब्जेक्ट उसका सैंपल है। अब इस एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर पहले हमने ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन को निगलेक्ट किया था। अब आप देख सकते हैं कि क्लास के अंदर क्या एक बिगर पिक्चर है। वो जो बिगर पिक्चर है वो एक टेम्पलेट की तरह है, वो एक जेनेरिक सा व्यू है। और ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फिलअप किया और अपनी एक नई फॉर्म लेकर आया। तो ये बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट्स हैं। इन चीज़ों को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। इन चीज़ों को मैं कंक्लूड इस तरीके से कर सकता हूँ कि क्लास एक बिगर पिक्चर है और ऑब्जेक्ट उसका हिस्सा है। क्लास एक पॉपुलेशन है और ऑब्जेक्ट उसका सैंपल है। क्लास ने आपको एक पैटर्न दी है जिसकी बेस पे आप उसमें से ऑब्जेक्ट्स निकाल रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली लिखा हुआ है कैट इज अ क्लास। मैंने बताया कि क्लास बेसिकली एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है और कैट उसी तरह एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो कैट की बेसिकली कुछ स्टेट होगी। स्टेट मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट होती है, तो उसके एट्रीब्यूट्स के नेम और कलर और फिर उसके कुछ बिहेवियर आ जाते हैं। अब जब हम इस हद तक रहेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास होगी क्लास। मतलब कि जब हम बात करेंगे ना कि हमारे पास एक चीज़ है जिसका एक मतलब नेम की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो नेम है वो नहीं हमें पता। हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, हमारे पास एक कैट क्लास है जिसका कोई कलर है, लेकिन वो कलर अभी हमें नहीं पता वो क्या है। तो वो हमारे पास एक क्लास रहेगी, मतलब एक बिगर पिक्चर की फॉर्म में रहेंगे। जब हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसका नेम फॉर एन एग्जांपल मोमो है और इसका कलर फॉर एन एग्जांपल वाइट है, तो अब ये हमारे पास कैट नहीं रही, मतलब कि कैट वाली क्लास नहीं रही। अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फिलअप कर दिया। तो जब हम फिलअप कर देते तो वो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो मजीद इसको आगे बढ़ाए तो मैं समझता हूँ कि हमें बेसिकली एक कोडिंग की एग्जांपल कर लेनी चाहिए, ताकि हमने अभी जो भी मटेरियल लर्न किया है हमें उसकी एक कोडिंग के लिहाज से हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी पता चले कि हमने उस मटेरियल को कैसे यूज़ करना है। तो कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोडिंग के अंदर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये बिल्कुल मैंने एक फ्रेश सा एक नेटबीन्स के अंदर प्रोजेक्ट बनाया, जिसके अंदर हमने बेसिकली अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले हम बेसिकली एक क्लास क्रिएट करते हैं। ये क्लास होगी आपकी कैट की, जो हमने अभी पढ़ी है। तो जब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि उस क्लास के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होगी वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने बेसिकली पढ़ा पब्लिक स्ट्रिंग, उसका एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, एक नेम हो सकता है। फिर उसके बाद हम पब्लिक बात करेंगे, ये बेसिकली पब्लिक स्टैटिक आता है और ये यहाँ पे क्लास का कीवर्ड यूज़ होगा, इसलिए वो एरर दे रहा था। फिर हम बेसिकली बात करते हैं इसके दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ। वो बेसिकली इसका आ जाता है कलर, हम रख लेते हैं। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन करूँगा, आपने बेसिकली थोड़ा सा भी ध्यान अपना डाइवर्ट नहीं होने देना, आप मेरे साथ रहें। मैं आपको एक एक बात इसके अंदर समझाऊंगा। यहाँ पे जो पब्लिक का कीवर्ड है ना, ये वो एक्सेस मॉडिफायर है। इस एक्सेस मॉडिफायर को आगे जाके हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, हम वो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके एक्सेस को डिफाइन कर रहा है कि जब आउटसाइड द वर्ल्ड हम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या यूज़ करने की इजाज़त है या नहीं है। अगर वो हमें यूज़ करने की इजाज़त है तो इसका मतलब ये कि इसका एक्सेस मतलब ब्रॉड है, मतलब कि आप उसको आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको यूज़ करने की इजाज़त नहीं है तो वो आपका कोई प्राइवेट और सेंसिटिव डाटा है। तो एक्सेस मॉडिफायर इसकी एक्सेसिबिलिटी को बेसिकली डिफाइन करते हैं कि आउटसाइड द वर्ल्ड हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो एट्रीब्यूट थे। आगे मजीद हमने बेसिकली पढ़ा कि क्लासेस के अंदर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो हम उन कंस्ट्रक्टर के ऊपर आ जाते हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर आते हैं तो कंस्ट्रक्टर
को हमें रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद रन होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का तरीका होता है कि जोन से क्लास का नेम होता है उसी नेम से हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसके कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं। आप कभी भी कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट उनके अंदर वैल्यू सेट हुई होगी वो क्रिएट हो जाएगी, वो उसी से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम बेसिकली रख देते हैं, जैसे कि इसका नाम हमने बताया मोमो रख देते हैं। और फिर इसी तरीके से हम एक नया जो कलर उसका एट्रीब्यूट है उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं वाइट से। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंट की स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं एस आउट करके। अच्छा, तो असल में आप ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन जावा आपको मतलब नेट बीन्स के अंदर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सिंपल एस आउट टाइप करें और उसके बाद टैब का बटन दबा दें तो वो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है। आपको मतलब ये सारी की सारी लाइन लिखने की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवा देते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिससे आपको पता चले कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब लोड हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एक ऑटोमेटिकली कॉल जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है दिस का, कि ये दिस क्या है। दिस बेसिकली एक पॉइंटर होता है। आप जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उससे मतलब क्रिएट करते हो, जैसे ही आप क्रिएट करते हो ना या किसी भी आप क्लास के मेथड वगैरह को यूज़ करते हो, तो दिस बेसिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉइंटर है जो कि उस ऑब्जेक्ट के लोडिंग के दौरान उसके साथ जाता है। मतलब आपकी मेमोरी के अंदर लोड होता है और उस पॉइंटर का बेसिकली मेन काम होता है कि आपके वो जो ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स वगैरह, वो जो एक मेमोरी बनी हुई है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, उस मेमोरी को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस मेमोरी को जो रेफरेंस कर रहा होता है, वो आपका दिस का पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हमारा बेसिकली एक होते हैं, मैंने बताया दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। तो जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने मर्जी के मुताबिक पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली देख लेते हैं, अपने मर्जी के मुताबिक पैरामीटर्स के लिए एक नेम आ जाएगा, एक कलर आ जाएगा। तो जब हम बेसिकली अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो अब जो हम इसे पैरामीटर देंगे मतलब कि अपने ड्राइवर के अंदर उसको जो पैरामीटर्स देंगे वो उन्हीं पैरामीटर से उनको इनिशियलाइज कर देगा। तो ये हम बेसिकली कलर को भी कर लेते हैं। तो आगे मज़ीद बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हो गया, हमने मतलब कि क्लासेस के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट देखा है, एट्रीब्यूट्स का भी पता चल गया, हमने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखना था, हमें कंस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इन दोनों के फ़र्क को मैंने एलेबोरेट कर दिया, दिस का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब लास्ट जो चीज़ है वो बेसिकली मेथड, जो कि आपके ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैट का बेसिकली एक बिहेवियर होता है ईटिंग। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं, मेथड लिख लेते हैं। फंक्शन जो होता है सी में होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम इसे मेथड कहते हैं, यहाँ पे इसे फंक्शन कहना जुर्म है। तो पब्लिक वॉइड और यहाँ पे हम ईट का एक मेथड लिख देते हैं और ये मेथड में हम सिंपल प्रिंट की कॉल कर लेते हैं फिलहाल के लिए, एस आउट टैब, और कह देते हैं फॉर एन एग्जांपल माई कैट इज ईटिंग। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये अपनी पूरी की पूरी क्लास क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे इसके लिए एक ड्राइवर लिखते हैं। तो मेन जो होता है वो हमारे बेसिकली एक ड्राइवर की तरह होती है। तो इसके अंदर हम बेसिकली अपनी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप अपने सी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब कि आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे, इंट ए करते थे, वैसे तो ये जो चीज़ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल उस तरीके से एज इट इज़ तो नहीं है। लेकिन हम अगर छोटे लेवल पे बात करें तो इंटीजर यहाँ पे एक क्लास की तरह, इंटीजर यहाँ पे क्लास की तरह है और ए उसका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हम वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर करते थे सी लैंग्वेज के अंदर, वैसे ही हम जावा के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। कैट एक क्लास है और C1 उसका ऑब्जेक्ट है, और इसको फ़ौरन इनिशियलाइज करने के लिए हम न्यू का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है कि मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है, न्यू कैट। ठीक हो गया। इसका काम बेसिकली क्या होता है, इसका काम न्यू बेसिकली जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कॉल भेजता है और उसको कहता है कि हमें जो ये मेमोरी, मतलब कि वो एक मेमोरी जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मार्क करवाता है कि मुझे कुछ मेमोरी चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट पे उसको एक मेमोरी देता है और वो मार्क कर देता है जो कि हमारा हिस्सा है। और जब तक बेसिकली जब तक हमारा जो पॉइंटर है, क्योंकि यहाँ पे जो
आपको नज़र आ रहा है, सॉरी पॉइंटर नहीं, जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते। एक मिनट, मैं एक अपनी चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो मैंने दिस को भी यूज़ किया वो भी पॉइंटर नहीं, वो भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह पे यूज़ होता है, क्योंकि जावा के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप ऊप की बात करें और C++ के लिहाज से बात करें तो वहाँ पे दिस एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पॉइंटर की तरह यूज़ होता है यहाँ पे, लेकिन दिस एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो कैट यहाँ पे आपने C1 का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही आपने न्यू की कॉल की तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी की रिक्वेस्ट भेजता है, यहाँ से उसका मेमोरी का रेफरेंस आ जाता है जो कि आपके ऑब्जेक्ट में सेव हो जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, जो कि हमने बेसिकली बताया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल जाएगी। तो C1 डॉट करके उसका नेम कॉल किया और फिर इसी तरीके से इसी तरीके से ये प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है अलहदा करने के लिए। और इस तरीके से हम बेसिकली उसका क्या करेंगे, कलर को भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट बात है बताने वाली वो ये है डॉट। ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है। इसका मेनली काम ये होता है कि जब कभी भी आपने एक ऑब्जेक्ट की मदद से उस क्लास के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें, चाहे वो एट्रीब्यूट है चाहे वो मेथड है, उनको एक्सेस करना है तो आपको बेसिकली उसके लिए मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। इसकी मदद से आप क्लास के अंदर मौजूद जितने भी ऑपरेटर, जितने भी मेथड होंगे, जितने भी आपके पास बेसिकली एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको एक्सेस कर लोगे। अब एक्सेस हो पाते हैं या नहीं, ये बात डिपेंड करती है आपके एक्सेस मॉडिफायर पे कि आपको इजाज़त है या नहीं कि आप उसे आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस कर सके, या इजाज़त है कि एक्सेस कर सके। तो ये बेसिकली बात आ जाती है एक्सेस मॉडिफायर पे। अब यहाँ पे एक और कैट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कैट C2। अब C2 की मदद से हम बेसिकली एक नया बेसिकली बनाते हैं न्यू कैट करके, और यहाँ पे अब हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के तौर पे कॉल करेंगे। C1 डॉट नेम और फिर उसके बाद प्लस, और फिर प्लस यहाँ पे कंकैटिनेशन का काम करता है, और प्लस हम C2 डॉट कलर करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने C2 कर दिया। तो अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉल जानी चाहिए। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉल जाने के लिए हमें इसके पैरामीटर्स को कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स रखे थे उनको अब लोड कर लेते हैं। तो हम अपनी कैट का नाम रख लेते हैं, लुलू रख लेते हैं, और उसका कलर बेसिकली हम ऑरेंज रख लेते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए, तो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल नहीं जाएगी, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉल जाएगी, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को मोमो से नहीं लुलू से बेसिकली उसको पैरामीटराइज करेगा। और लास्ट जो चीज़ है वो ये कि हम इसके मेथड को भी एक्सेस करके देखते हैं। तो मेथड को मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो C1 डॉट किया और यहाँ पे डॉट किया और उसके बाद ईट का जो इसका मेथड है हमने उसको कॉल कर लिया। तो अब हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, इसको हम रन करते हैं। तो जैसे कि हमने जब रन किए तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल हुई। क्यों? क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही फ़ौरन उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल गई और उसने उसको प्रिंट किया, और यहाँ पे उसने जो डिफ़ॉल्ट उसका बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक रख सकता था ना, उससे उसने उसको इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन जो सेकंड वाला केस है उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉल गई। यहाँ पे पैरामीटराइज इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रिंट नहीं किया। हमें यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी प्रिंट कर लेना चाहिए ताकि आपको बिल्कुल आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लग सके कि ये खुद ब खुद इसकी कॉल जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ठीक हो गया। तो इसको दोबारा से बेसिकली रन करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आपने बेसिकली कॉल की तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉल गई, और क्योंकि यहाँ पे आपने उसको खुद उसके पैरामीटर्स दिए, तो अब उसने अपने मुताबिक से नहीं, आपने जो पैरामीटर्स दिए हैं उनसे बेसिकली उसने उसको इनिशियलाइज किया उसके जितने भी मेंबर्स थे। फिर उसके बाद जो लास्ट में चीज़ थी आपने उसके मेथड को कॉल किए, तो यहाँ पे उसके मेथड को कॉल चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बेसिकली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में देख लिया। अब वापस हम बेसिकली अपने पावर पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा काम तो ख़त्म हो गया। तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स तक नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद फ़िलहाल आपको
ऊप का एक पूरा बेसिक सा ओवरव्यू देना है, जो कि पूरी की पूरी आपके ऊप को कवर करेगी, जिससे आपको आने वाले वक्त में आसानी होगी। तो इसका एक जो नेक्स्ट इसकी इंस्टॉलमेंट होगी, या हम कह सकते हैं जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, वो आपको इंशाल्लाह इसके बाद आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।